नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। आज हम दक्षिण की राजनीति में नंबर 1 नेता जयललिता की अद्भुत जिंदगी का विश्लेषण करेंगे, जिनकी जिंदगी का सफर बड़ी बड़ी फिल्मों की पटकथा को फील कर देता है। पिछले 2.5 महीने से अस्पताल में भर्ती जयललिता के लिए उनके समर्थक दुआएं कर रहे हैं कि वो सही सलामत हों, बुरी खबरों के बीच अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। लेकिन स्थिति अभी वैसी ही है जैसे कि आज दिन भर से बताई जा रही है। जयललिता अब भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर हैं। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनको लगातार मॉनिटर कर रही है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता की हालत गंभीर है। यह सुनकर ही उनके समर्थक कल से बेचैन हैं। आज पूरा दिन रोना बिलखना, चीख पुकार, गुस्सा हंगामा चलता रहा। ये वो जनता है जो जयललिता के लिए जान देती है और कहती है बस एक बार जयललिता की सेहत पर कोई अच्छी खबर सुनने को मिल जाए। हम इस समय अपोलो हॉस्पिटल के बाहर हैं। ये अपोलो हॉस्पिटल का मुख्य गेट है, मेन ब्लॉक है, सिंदूरी ब्लॉक। यहीं पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता भर्ती हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ी सी स्थिति तनावपूर्ण कही जा सकती है। पुलिसकर्मी भारी तादाद में है यहाँ पर। ये सभी जो अम्मा समर्थक हैं यहाँ पर आए हैं, जो थोड़े यहाँ उत्तेजित हो रहे हैं, जो बैरिकेड को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो सुबह से यहाँ पर हैं और सुबह से इस बात की कोई भी जानकारी उनको अम्मा के स्वास्थ्य से मिले, इसके जानकारी के लिए यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जयललिता की हालत सुधरी नहीं है। कल दिल का दौरा पड़ने के बाद जयललिता को फिर आईसीयू में ले जाया गया। अपोलो अस्पताल ने बयान जारी करके कहा कि हालत गंभीर है। एम्स के 4 डॉक्टरों की टीम आज दिल्ली से चेन्नई के लिए रवाना हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने जयललिता की सेहत के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। और के बीच एक वक्त जयललिता की सेहत से जुड़ी बुरी खबर की भी आई। कहा गया कि जयललिता की पार्टी के झंडे झुका दिए गए, लेकिन अपोलो अस्पताल ने बुरी खबर को खारिज कर दिया। डॉक्टरों की टीम लगातार मॉनिटर कर रही है। जयललिता को ईसीएमओ सिस्टम पर रखा गया है, जो एक हार्ट असिस्ट डिवाइस है। इसका मतलब यही, एक्मो का मतलब यही है कि ये एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेटर होता है, जो इस मशीन के जरिए हम वीनस ब्लड बॉडी से निकालते हैं, उसको इस ऑक्सीजनेटर के जरिए उसको ऑक्सीजनेट करते हैं और फिर उसको सेंट्रीफ्यूगल पंप से हम वापस पंप कर देते हैं। इस मशीन की ये खसूसियत है कि जब ये काम कर रही है, ये जो ब्लड के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ता, तो ब्लड की डिस्ट्रक्शन बहुत कम होती है, तो इसको हम काफी दिनों तक यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर जो हमने हार्ट और लंग्स का फंक्शन ले लिया है बॉडी से, तो एक चांस मिल गया बॉडी को रिकवर होने का। चेन्नई के अपोलो अस्पताल के बाहर जयललिता के समर्थक जुट गए हैं। वो अपनी नेता की सेहत की अच्छी खबर सुनना चाहते हैं, जो पिछले 2.5 महीने से अस्पताल में जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही हैं। 68 साल की जयललिता के जल्द ठीक होने की सब दुआएं कर रहे हैं। उनका स्वस्थ होना दुखद है, चिंता का विषय है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ हों। जयललिता की बहुत सारी चीजें हमने भी सीखी हैं कि बहुत संघर्ष और बहुत विपरीत परिस्थितियों में भी वो जिस तरह से आगे बढ़ी हैं, उनको लंबे समय तक भारत की राजनीति में उनका वर्चस्व रहना चाहिए। लोग उनको चाहते हैं, तो ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि वो जल्द सेहतयाब हों। जयललिता की सेहत से जुड़ी बुरी खबरों के बीच उनकी पार्टी में भी हलचल तेज हो गई है, जिनकी वजह से कई अटकलों को जोर मिला है। आज एआईडीएमके के विधायक अपोलो अस्पताल में ही मिले, जहां जयललिता का इलाज चल रहा है। सवाल ये है कि अगर कुछ बुरा सुनने को मिला तो फिर आगे क्या होगा। जयललिता एक देशी लीडर है और देश की समझदार नेता है। मेरी कामना है कि किसी तरह से जल्दी स्वस्थ होके जनता के बीच फिर आए और सरकार चलाए। जयललिता जब से बीमार हैं और अस्पताल में भर्ती हैं, तब से उनके करीबी और सबसे विश्वास पात्र पनीरसेल्वम ही हमारा कामकाज देख रहे हैं। खराब से खराब हालत का अंदाजा लगाकर पनीरसेल्वम को ही सब जिम्मेदारी दिए जाने की बातें हो रही हैं। सुरक्षा बल भी सतर्क हैं, क्योंकि ऐसे हालात में क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। दिल्ली से इल्मा हसन, चेन्नई से रोहिणी स्वामी के साथ आशीष पांडे, आज तक ब्यूरो।
वैसे जयललिता को हर बार हार कर जीत जाने वाला माना जाता है। उनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं है जिसमें हर तरह के उतार चढ़ाव, सस्पेंस रहे हैं। वो किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करती, वो किसी से लड़ती भी नहीं, लेकिन लड़ने पर छोड़ती भी नहीं। 25 मार्च 1989 का वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ, जब मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके विधायकों ने मुझ पर हमला किया था। उनकी दोनों पत्नियां भी विधानसभा के वीआईपी बॉक्स में मौजूद थी। विधानसभा में मेरी साड़ी खींची गई, मेरे बाल नोचे गए, मुझ पर चप्पल फेंके गए, पेपर के बंडल और किताबें फेंकी गई। उस दिन मैं रोते हुए विधानसभा से बाहर आई। मैं गुस्से में थी। मैंने उस दिन एक कसम खाई, मैं इस विधानसभा में कदम नहीं रखूंगी जब तक करुणानिधि मुख्यमंत्री हैं, और मैं तभी विधानसभा में आऊंगी जब मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगी। और 2 साल के अंदर ही मैंने अपनी कसम को पूरी की। अगर कोई पूछे कि जयललिता का होना क्या है, तो ये कह सकते हैं कि जिंदगी के तूफानों से टकराकर जीत जाने का नाम है जयललिता। असल में जिंदगी क्या होती है, ये जयललिता की अद्भुत कहानी बता देती है। ऐसी कहानी जो फिल्मों के स्क्रिप्ट को भी फेल कर देती है। जिसे फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, वो 125 फिल्में करके नंबर 1 स्टार बनी। जिसे नेता बनने का कोई शौक नहीं था, वो तमिलनाडु की राजनीति की अम्मा बन गई। जिसे राजनीति की तिकड़में पसंद नहीं थी, वो कसम खाकर सीएम की कुर्सी तक पहुंच। जयललिता ने अपनी जिंदगी में क्या नहीं देखा। सिर्फ 2 साल की उम्र थी जब पिता का देहांत हो गया। 20 साल की विधवा माँ फिल्मों में छोटे मोटे रोल करती थी। माँ चेन्नई में रहती थी तो 4 साल रही। मैंने बहुत कोशिश की, मैं रोई, मैंने बहस की, मैं लड़ी, लेकिन 16 साल की उम्र में कोई क्या कर सकता है। मैं उस वक्त बच्ची थी, मैं घर से भाग भी नहीं सकती थी। फिर माँ ने घर के हालात के बारे में समझाया। माँ ने कहा कि अब उन्हें फिल्मों के ज्यादा ऑफर नहीं मिल रहे हैं। मेरे नाना भी रिटायर हो गए, मुझे परिवार को सपोर्ट करना होगा। मेरे भाई की पढ़ाई भी चल रही थी, तो माँ ने ये समझाया कि घर के इन हालात में मदद करने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि मैं फिल्मों में काम करूं और खर्च में हाथ बटाऊं। मैं तब तक यही समझती थी कि हम लोग बहुत संपन्न हैं, लेकिन माँ के बताने पर पता चला कि माँ किस तरह से संघर्ष करके हमारी परवरिश कर रही है। तब मैंने सोचा कि ये मेरा कर्तव्य है कि मैं माँ की मदद करूं। मैंने कॉलेज की स्कॉलरशिप छोड़ दी और फिल्मों के ऑफर लेने। एक बार जब मैं कुछ करने का फैसला कर लेती हूँ, फिर चाहे मुझे पसंद हो या ना हो, मैं पूरी मेहनत करती हूँ और ये कोशिश करती हूँ कि मैं सबसे बेहतर काम करूँ। फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था, फिर भी मैं अपने समय में नंबर 1 स्टार रही। यही बात राजनीति में रही। फिल्मों के बाद जयललिता की जिंदगी का दूसरा बड़ा टर्न तब आया जब दक्षिण भारत के सुपरस्टार एमजी रामचंद्रन राजनीति में आए। एमजीआर के साथ जयललिता भी राजनीति में आ गई। 1988 में एमजी रामचंद्रन का जाना और उसके बाद जो कुछ हुआ, वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई थी। एमजी रामचंद्रन ने अपनी विरासत के लिए मुझे नहीं तैयार किया था। मैं उन नेताओं में भी नहीं थी कि जिनको विरासत में सब कुछ मिल जाता है। मैं किसी पीएम, सीएम या बड़े नेता की पत्नी, बेटी या रिश्तेदार भी नहीं थी। इसीलिए मेरे लिए संघर्ष करना बहुत मुश्किल था। जयललिता ने एमजीआर की विरासत की लड़ाई में उनकी पत्नी को हराया और विधानसभा में अपने अपमान का बदला लेने की कसम खाकर मुख्यमंत्री नीति में अपनी एक अलग ही छवि बनाई। वो आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करती, वो लड़ती नहीं और लड़ने पर छोड़ती नहीं। मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, तभी बात करती हूँ जब मुझसे कोई बात करता है, लेकिन जब मुझसे लड़ाई की जाती है, मैं फिर भागती नहीं हूँ। अगर कोई मुझे एक झटका देता है तो मैं फिर 10 झटके देती हूँ। मैं किसी तरह के बकवास को बर्दाश्त नहीं करती। मेरी जिंदगी ने ही मुझे ऐसा बना दिया है। मैं इस तरह की नहीं थी। मैं खुद हैरान हूँ कि मैं इस तरह की बन गई हूँ। राजनीति में तिकड़मों ने भले ही जयललिता को वैसा ही बना दिया, लेकिन नेता के तौर पर जयललिता के नंबर कोई नहीं काट सकता। अगर दक्षिण की राजनीति में आज भी किसी नेता का करिश्मा कहा जाएगा तो वो सिर्फ जयललिता ही है।
महेश शाह वो नाम है जो इन दिनों काले धन के मालिकों की पहचान बनकर ट्रेंड कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 13,860 करोड़ रुपए का काला धन डिक्लेयर करने वाला महेश शाह काले धन की शतरंज का बादशाह है या सिर्फ एक मोहरा? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अपनी गिरफ्तारी से पहले महेश शाह खुद कह चुका है कि उसने जो काला धन डिक्लेयर किया है वो उसका नहीं है, बल्कि बड़े रसूखदार राजनेताओं और व्यापारियों का है। लेकिन दिमाग की बत्ती जलाने वाली बात यह है कि आयकर विभाग अभी तक महेश शाह से उन नामों का खुलासा नहीं करवा पाया है जो, या फिर शायद आयकर विभाग जानबूझकर महेश शाह के खुलासों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। हमने रहस्य की परतों में लिपटे इस मामले के छिपे हुए काले पहलुओं को टटोलने की कोशिश की है। पुलिस की वर्दी पहने मुस्कुराते हुए महेश शाह, जिन्होंने सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम में 13,860 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी होने का खुलासा किया। पुलिस ने इन्हें एक टीवी चैनल के लाइव शो से गिरफ्तार किया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनसे पूछताछ की और फिर पुलिस की वर्दी पहनाकर सुरक्षित तरीके से छोड़ दिया। लेकिन ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो अहमदाबाद पुलिस की फजीहत हो गई। महेश शाह को पुलिस की वर्दी पहनाई फोटो वायरल हुई तो सवाल पुलिस की भूमिका पर भी उठे। क्या वजह थी कि पुलिस को खुद पुलिस की वर्दी पहनाकर महेश शाह को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ा? हालांकि पुलिस ने बाद में खुलासा किया कि ये महेश शाह की सुरक्षा को लेकर किया गया था, लेकिन सवाल यही है कि 13,860 करोड़ की अघोषित आय घोषित करने वाले शख्स को पुलिस कैसे खाकी वर्दी पहना सकती है? हालांकि इस पूरे मामले में अब सीनियर पुलिस अधिकारियों ने जांच के आदेश दे दिए हैं। महेश शाह से शनिवार रात 10 बजे से रविवार सुबह 10 बजे तक आयकर विभाग ने पूछताछ की थी। 12 घंटे की पूछताछ के दौरान अधिकारियों ने महेश शाह की सेहत का पूरा ख्याल रखा। उन्हें उनके घर छोड़ने के लिए पुलिस की गाड़ी का इंतजाम किया गया। सुरक्षा की नजर से पुलिस की वर्दी पहनाई गई। लेकिन आयकर विभाग का दावा है कि महेश शाह ने 12 घंटे की पूछताछ में ये नहीं बताया कि वो कौन बड़े लोग हैं जिन्होंने अपने काले धन को डिक्लेयर करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। During the interrogation, he was provided adequate rest. Looking to his medical condition, he was provided food, and as per his request, the statement was temporarily concluded. None so far. Matlab he has just replied to our questions relating to the search. महेश शाह से सोमवार को भी पूछताछ का लंबा दौर चला, लेकिन 13,860 करोड़ रुपए के असली मालिकों के नाम अब भी सामने नहीं आए हैं। सवाल ये है कि इन बड़े नामों का खुलासा महेश शाह नहीं कर रहा, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आयकर विभाग इन बड़े नामों का खुलासा करना ही नहीं चाहती। महेश शाह के चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमुल सेठना इस सवाल की गहराई बढ़ा रहे हैं। वैसे सवाल तो ये भी है कि आयकर विभाग की नजर में महेश शाह आरोपी हैं भी या नहीं, और अगर हैं तो उसे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, वो भी तब जब महेश शाह खुद कह रहा है कि उसने जो कालाधन डिक्लेयर किया वो बड़े लोगों के कहने पर किया। पुलिस ने उसे यूनिफॉर्म पहनाकर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले गए। सबसे बड़ा सवाल पुलिस की भूमिका पर भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महेश शाह को पूरी तरीके से सहूलियत दी जा रही है, वैसे में एक इन्वेस्टिगेशन टीम भी आज जो पुलिस यूनिफॉर्म पहनाया था उस पर अब अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने जांच टीम बैठा दी गई है। हालांकि अगर हम बात करें 13,860 करोड़ की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या जो असली गुनेगार है, महेश शाह ने पहले ही कहा था कि ये पैसा उनका नहीं है, तो कौन है 13,860 करोड़ के असली गुनेगार? क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन तक पहुंच पाएगा? ये कानून का मजाक नहीं तो और क्या है। रकम किसी की भी हो, लेकिन इस गुनाह में महेश शाह बराबर का जिम्मेदार है, जिसकी तस्दीक उसके अकाउंटेंट भी कर रहे हैं। उनके घर से जो मेरे संपर्क में मिला था वो उसकी क्वेश्चनिंग मुझे हो गई है। जो मेरे संपर्क में मैंने उनके अमुक डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट किए थे, उन लोग को ट्रस्ट बनाना था, ये करना था, ये पैसा आएगा उसका क्या करना, उसकी प्लानिंग।
तो उन्होंने मेरे पास कुछ न कुछ ड्राफ्ट करवाया था। उसके अनुसंधान में जो भी है, मुझे बोला था कि आप फंड्स को डिप्लॉय करना, तो वो सब मेरे को ड्राफ्ट करने बोलते थे। वो उसके अनुसंधान में जो मैंने ड्राफ्टिंग किया, उसके अनुसंधान में पूछे, मैंने इनकम टैक्स को जवाब दे दिया। आयकर विभाग चाहे तो महेश शाह के खिलाफ पुलिस केस भी कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से आयकर विभाग को कौन रोक रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश शाह के जरिए काले धन को मैनेज करने में नाकाम रहने के बाद काले धन के असली मालिक अब आयकर विभाग को मैनेज करने में लगे हैं। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। इनकम डिस्क्लोजर स्कीम में काले धन का सबसे बड़ा खुलासा करने वाले महेश शाह के पास इतना पैसा कहां से आया? महेश शाह की गिरफ्तारी के 50 घंटे बाद भी देश को इस सवाल का जवाब नहीं मिला। आयकर विभाग ये बताने के लिए तैयार नहीं है कि महेश शाह को मोहरा बनाने वाले लोग कौन हैं, जिन्होंने इनकम डिस्क्लोजर स्कीम बंद होने से सिर्फ आधा घंटा पहले 30 सितंबर की रात 11:30 बजे 13,860 करोड़ रुपए का काला धन महेश शाह से डिक्लेयर करवाया। लेकिन एक संभावना यह भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि महेश शाह खुद को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानी गढ़ रहा है। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए आज तक की टीम अहमदाबाद में महेश शाह के घर पहुंच गई, लेकिन वहां जो बातें पता चली वो इस संभावना को खारिज कर रही थी। अहमदाबाद के जोधपुर का मंगल ज्योत अपार्टमेंट का फ्लैट नंबर 206। कोई इस छोटे से फ्लैट में रहे और 13,260 रुपए का काला धन डिक्लेयर करे, बात कुछ हजम नहीं होती। लेकिन महेश शाह पिछले 10 साल से इसी फ्लैट में अपनी पत्नी और एक बेटे के साथ रहता है। जाहिर है महेश शाह का रहन सहन तो कम से कम महेश शाह को मामूली प्यादे की हैसियत जाहिर करता है। अगर महेश शाह जिस तरीके से इनकम टैक्स में ये डिक्लेयर किया था कि 13,860 करोड़ रुपए उनके पास घोषित आई है, तो वैसे में सवाल उनकी पे भी खड़ा होता है, क्योंकि हमेशा जो अड़ोस पड़ोस वाले हैं उनका कहना यही है कि वो पिछले 2 या 2.5 साल से ही यहाँ पे रहने आए थे। हालांकि उनकी पत्नी है वो कैंसर से पीड़ित है, जिसके चलते आसपास वालों से वो लोग ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। लेकिन महेश शाह यहाँ पे जो लोग बताते हैं वो यही बताते थे, महेश शाह हमेशा ऑटो का इस्तेमाल किया करता था आने जाने के लिए। तो वैसे में सवाल खड़ा ये भी होता है कि 13,860 करोड़ जो उस अघोषित आय के तहत घोषित किए गए हैं महेश शाह के जरिए, वो पैसे कहाँ है? वो यहाँ पे सिगरेट लेने आते थे, मगर सिगरेट लेकर वो तुरंत चले जाते थे और कोई चर्चा नहीं होती थी। मगर वो तो देखते ही ऐसा लगता है कि इतना सारा तो शायद नहीं होगा, फिर भी तो कह नहीं सकते। मतलब बातचीत करते थे या नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। वो धंधा के बारे में या कोई भी बातचीत कभी नहीं होती थी। वो आते थे, तुरंत सिगरेट लेकर चले जाते थे। यानी महेश शाह का रहन सहन तो कम से कम शाही नहीं था। हो सकता है कि वो अपनी हैसियत जाहिर ही नहीं करना चाहते, इसीलिए शायद महेश शाह के चार्टर्ड अकाउंटेंट तहमुल सेठना को भी उनकी हैसियत का ठीक अंदाजा नहीं लगा। वो ऐसे मेरे साथ संपर्क में रहते थे 13 से, सो आई हैड बिकम क्लोज टू हिम दैट वे, क्योंकि भी आदमी अच्छा है, इंटेलिजेंट है, मेहनत करता है, दौड़म दौड़ी करता है, ऐसा था। लेकिन दैट इज व्हाई आई हैड नो रीजन टू डाउट हिम। महेश शाह रियल एस्टेट की डीलिंग करते हैं। उनकी कंपनी अनमोल लैंड ऑर्गेनाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड भी सवालों के घेरे में है। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनी मार्च 2008 से रजिस्टर्ड है, लेकिन लिस्टेड नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर्स हैं महेश शाह, उनके बेटे मोनितेश शाह और दुष्यंत शांतिलाल पटेल, और टोटल कैपिटल है लाख रुपए। लगता है जैसे कंपनी तो नाम के लिए ही बनाई गई थी। तो फिर सवाल ये है कि महेश शाह किन बड़े नामों के हाथ की कठपुतली बन गए हैं? जैसा सब कुछ मैंने जो सर्च किया उन्होंने मेरे पास वहाँ, उसमें मेरे वहाँ ऑफिस में से थोड़े पेपर ले गए यहाँ से, जो उनको लगा कि उनको काम आएंगे। सो वो पेपर ले गए मेरे ऑफिस से, पेपर थे उनके, वो मैंने पूरे इनकम टैक्स को दे दिए हैं उनको। और जितनी इन्फॉर्मेशन भी मैं जानता था जहाँ जाते उसकी पूरी पूछपरछ मेरे साथ किए, बहुत लंबे विस्तार से बता सकते हैं। महेश शाह की उम्र 67 साल है। वो 11वीं तक पढ़े हैं। उनकी पत्नी को कैंसर है, एक बेटा है जिसे अपने पिता के बिजनेस के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं। तहमुल सेठना लंबे वक्त से महेश शाह के अकाउंटेंट हैं, जो कहते हैं कि महेश शाह जब भी कोई लैंड डील करते थे
तो बड़ी ही करते थे। ही इज नॉट अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, बट ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। एजुकेटेड तो खाली आई थिंक 10-11 दौरानी पास है, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, सुपर इंटेलिजेंट, और ये मैं बता सकता हूँ। और he had very good contacts and very big dealings everywhere. Wherever he would deal, very big dealings. So I had no reason to doubt his credentials इस बारे में. Though he was very simple, but I had no doubt करने की कोई जरूर नहीं थी उसके ऊपर. और सामने से जो आता है व्यक्ति, जिसको हम समझाते हैं कि ये डायमेंशन इतने बड़े हैं, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकती है, क्या हो सकते हैं, हम समझाते, तो फिर हमको कोई रीजन नहीं होता है कि भाई डाउट करे कि भाई इसके पास है कि नहीं पैसा। 13,680 करोड़ रुपए का कालाधन घोषित करने वाले महेश शाह का सच क्या है, ये तो महेश शाह ही बता सकते हैं। शायद उसने बता भी दिया, लेकिन अब आयकर विभाग छिपा रहा है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। 13,860 करोड़ रुपए के काले धन का खुलासा करने वाला महेश शाह खुद कह रहा है कि उसका पैसा नहीं है, बल्कि बड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों का है। अब ऐसे में दो ही स्थितियां बनती हैं। पहली तो ये कि आयकर विभाग महेश शाह से कुछ भी उगलवा पाने में नाकाम हो रहा है, लेकिन इस पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे में दूसरी स्थिति यह है कि महेश शाह के खुलासों को आयकर विभाग सामने नहीं लाना चाहता। देश ही नहीं, दुनिया में पीएम मोदी का टाइम चल रहा है। ये बात साबित हुई है मशहूर टाइम मैगजीन द्वारा करवाए गए पर्सन ऑफ द ईयर 2016 के ऑनलाइन रीडर्स पोल से, जिसमें नरेंद्र मोदी ने बम्पर जीत हासिल की है। टाइम मैगजीन के रीडर्स पोल सर्वे में नरेंद्र मोदी को 18% वोट मिले हैं और वो अपने करीबी प्रतियोगी से 2.5 गुना वोटों से जीते हैं। इस ऑनलाइन रीडर्स पोल में बराक ओबामा को 7% वोट मिले हैं। बराक ओबामा की जगह अमेरिकी राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तैयारी कर रहे डोनाल्ड ट्रंप को भी इस सर्वे में 7% ही वोट मिले हैं, जबकि विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे भी 7% वोटों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर हैं। रेस में शामिल हिलरी क्लिंटन को 4% और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग को 2% वोट हासिल हुए हैं। टाइम मैगजीन हर साल अच्छे या बुरे कारणों से दुनिया पर प्रभाव डालने वाले मशहूर शख्स का चुनाव करती है। इसके लिए टाइम मैगजीन ऑनलाइन पोल करवाती है, जिसके नतीजों का असर मैगजीन के एडिटर्स के फैसले पर पड़ता है, जो पर्सन ऑफ द ईयर का आखिरी फैसला करते हैं। पिछले 4 साल से नरेंद्र मोदी इस पोल का हिस्सा रहे हैं। पीएम मोदी साल 2014 में भी रीडर्स पोल में नंबर 1 बने थे, जब उन्हें 16% वोट मिले थे, लेकिन तब मैगजीन के एडिटर्स ने इबोला पीड़ितों को मेडिकल मदद पहुंचाने वाली महिलाओं को फाइनल विनर करार दिया था। अब की बार पर्सन ऑफ द ईयर की घोषणा 7 दिसंबर को होगी। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर के दावेदारों के उस वक्त का विश्लेषण करती है जब वो सबसे ज्यादा चर्चा में होते हैं। 2016 में पर्सन ऑफ द ईयर के लिए नरेंद्र मोदी की दावेदारी के लिए टाइम मैगजीन ने मोदी के 16 अक्टूबर को गोवा में हुए ब्रिक्स देशों के सम्मेलन के दौरान पाकिस्तान को आतंकवाद का निर्यातक देश बताने वाले बयान को शामिल किया है, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। इसके अलावा पीएम मोदी के नोटबंदी के फैसले की भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है और दुनिया भर की मीडिया में पीएम मोदी के इस फैसले की तारीफ हो रही है। ये जरूरी नहीं कि टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब पीएम मोदी को ही मिले, हालांकि इससे ये जरूर पता चलता है कि दुनिया पर पीएम मोदी की छाप कैसे गहरी होती जा रही है। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।